और अब हम डिस्कस करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। किस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की जो लैंड होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल एज अ रिसोर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, जिसमें हम एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, देन वी विल डिस्कस red and yellow soil, laterite soil, arid soils, forest soils, and at last we will see soil erosion and soil conservation. And in this way we are going to end this chapter. तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में। तो हमारे इंडिया में लैंड को अलग अलग पैटर्न में यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे कि हमको किस लैंड को किस तरीके से यूज करना है। तो उसके लिए हम बात करते हैं दो फैक्टर्स की। फर्स्ट हैगा हमारा फिजिकल फैक्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसी भी पर्टिकुलर जगह की टोपोग्राफी की, क्लाइमेट के, और वहां पे पाई जाने वाली मिट्टी या सॉइल के टाइप्स के बारे में। अच्छा, ये टोपोग्राफी क्या होता है? तो यहाँ पे नीचे डेफिनेशन बताई गई है कि टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द शेप एंड फीचर्स ऑफ लैंड सर्फेसेस। कोई भी जमीन का कोई भी हिस्सा, उसका सरफेस का शेप कैसा है, कैसे वहां के फीचर्स हैं, तो ये सब की स्टडी करना आ जाता है टोपोग्राफी के अंदर। और ह्यूमन फैक्टर्स में आप जानते हैं कि लैंड को हम किस नजरिए से देख सकते हैं कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर जगह पर। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को देखा जाता है, और कल्चर और ट्रेडिशन देखा जाता है एक पर्टिकुलर जगह के। एंड द डेटा बिलो रिप्रेजेंट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आपको सबसे पहले 1960 to 61 के बीच में हमारा जो लैंड यूज था इंडिया में उसके बारे में बताया है। एंड दूसरे वाले फिगर में आपको 2014 और 15 के बीच में किस तरीके का लैंड यूज था हमारे यहाँ पे वो बताया गया है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट जो ब्लू कलर से शो किया है, तो 60-61 के टाइम पे 18.11% एरिया आपका फॉरेस्ट हुआ करता था इंडिया में। लेकिन 2014-15 के अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो आज वो एरिया हो गया है 23.3%। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल चीज के बारे में, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है वेस्टलैंड, मतलब जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो वेस्टलैंड क्या होता है? तो यहाँ पे बताते हैं कि वेस्टलैंड क्या है, जो कि हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे वो इतना वेस्ट हो चुका है, मतलब वहां पे सॉइल की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, तो वहां पे आप खेती भी नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज वहां पे आप नहीं कर सकते, है ना। और वहां पे होता है वेस्टलैंड में कभी कभी आपको रॉकी रॉकी एरियाज देखने को मिलेंगे, काफी चट्टाने होती है वहां पर, या फिर सूखे एरियाज भी आपको देखने को मिलेंगे, सूखी जमीन है जिनको एरिड बोलते हैं हम लोग। एंड डेजर्ट एरियाज हो सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पे कई बार हम लोग रोड्स और रेलवेज और इंडस्ट्रीज वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर दिया करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे बताते हैं कि जब हम कंटिन्यूस यूज करते हैं हमारी हमारी जमीन का काफी लंबे समय तक, और अगर हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, उसको कंजर्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ऐसी जमीन का क्या हो जाता है, ऐसा जो लैंड होता है वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो पिक्चर में एक व्यू देख रहे हैं, तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे बताया गया है वेस्टलैंड के बारे में। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी सूखी जमीन और कितनी रॉकी सी ये जमीन आपको यहाँ पे दिख रही है, सूखा सा आपको एक पेड़ दिख रहा है, तो ये कंप्लीटली वेस्ट हो गया ये लैंड, अब आप यहाँ पे खेती नहीं कर सकते। और अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन की और उसको कंजर्व करने के कुछ मेजर्स की। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारा लैंड है, जो हमारा जमीन है, वो डिग्रेड क्यों हो रही है, मतलब हमारी जमीन की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है। तो यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट करके आपको बताया है। डिफोरेस्टेशन, आप सभी जानते हैं, पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं, जंगलों को हम काटते जा रहे हैं हमारे खुद के यूज के लिए, उससे हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, इससे भी आपकी जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग भी कई बार लैंड डिग्रेडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है माइनिंग। कई जगह हम लोग माइनिंग करते हैं। माइनिंग क्या करता है, जब माइनिंग किसी जगह पे करी जाती है तो वहां पे जमीन पे बहुत बर्डन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग द लैंड। ठीक है, और काफी गहरे निशान आपको जमीन पर देखने को मिलेंगे माइनिंग के बाद। तो माइनिंग से भी जमीन में काफी नुकसान होता है, जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। और आजकल के समय में तो आजकल एक चीज और बहुत ज्यादा जो असर कर रही है हमारे लैंड को डिग्रेड करने पे, वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलने वाले जो आपके लिक्विड होते हैं, जो हार्मफुल लिक्विड्स होते हैं, कई बार वो क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में, या तो वो रिवर में उसको ड्रेन कर देंगे जो हार्मफुल वेस्ट होता है उनका, या फिर वो उसको सीधे जमीन में ही डिपॉजिट कर देंगे। इसके कारण भी आपके आसपास की जो जमीन है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है।
तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लैंड को डिग्रेड करने के लिए। और आपको इसके कारण ये इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं इसके कारण आपको कई जगह लैंड पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, आपको वाटर पॉल्यूशन भी हमारी कंट्री के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ठीक है। और ये जो आपको फर्स्ट फिगर में ये वाली जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं जिस एरिया में घास होगी है वहां की जमीन, तो वहां की जो जमीन है उसकी क्वालिटी तो अच्छी है, वहां का लैंड काफी अच्छा है। लेकिन जहाँ पे आपको ये मिट्टी जैसा दिख रहा है, जहाँ पे घास नहीं उग पाई है, ये वाला जमीन का जो हिस्सा है ये डिग्रेड हो चुका है, मतलब यहाँ पे अब आपको उपजाऊ जमीन देखने को नहीं मिल रही है। तो इस पिक्चर से हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि डिग्रेडेड लैंड कैसा दिखाई देता है। और इस वाली पिक्चर में आपको इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट के बारे में एक व्यू दिखाया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे वेज की जिससे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को डिफोरेस्टेशन को रोकना है और हम लोगों को करना है अफोरेस्टेशन। ठीक है। अफोरेस्टेशन मतलब आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, है ना। उससे क्या होगा, आप अपने एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ेगा, साथ साथ आपकी सॉइल का इरोजन भी रुकेगा, है ना, और नेचर को काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, एफोरेस्टेशन करना है। ठीक है। और आपको जो ग्रेजिंग करते हैं जानवर, जहाँ पे चराई करने के लिए जिन जमीन पर जाते हैं, वहां पे उन जानवरों पे भी थोड़ा कंट्रोल करना है, उनका जो एक एरिया उसको फिक्स कर देना है। हर जगह हम अपने जानवरों को चराई करने के लिए नहीं भेज सकते। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये शेल्टर बेल्ट्स हम लोग इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो अभी हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोगों को सैंड ड्यून्स के बारे में बताया है, जो रेगिस्तान एरियाज में आपको रेत के टीले दिखाई देते हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, पेड़ ना होने के कारण जब हवा चलती है तो वो रेत आसानी से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और इसके कारण भी काफी इरोजन होता है, एक जगह की रेत उठ के दूसरी जगह चली जाती है, तो जिस जगह से वो रेत मूव करती है वहां पे आपको इरोजन देखने को मिलता है। तो इसको रोकने के लिए एक तरीका होता है, हम लोग अगर थॉर्नी बुशेस को रेत के इन टीलों के ऊपर उगा दें, है ना। ये थॉर्नी बुशेस क्या है, बिना पानी के भी आसानी से उग जाती हैं। तो हम लोग सैंड ड्यून्स को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये थॉर्नी बुशेस उग चुकी हैं तो जब हवा चलेगी तो वो यहाँ की सॉइल को उड़ने नहीं देगी, यहाँ की जो सैंड है उसको उड़ने ही नहीं देगी, है ना। उड़ने नहीं देगी मतलब उसका इरोजन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हम एरिड एरियाज में क्या कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को वेस्टलैंड जो है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना है। मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई जमीन है हमारे आसपास की, वो कंप्लीटली डैमेज हो चुकी, खराब हो चुकी है। ठीक है। अब उसको वैसा ना पड़ा रहने देना चाहिए हमको, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। ठीक है। आप वेस्टलैंड के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, आप रोड्स बना सकते हैं, आप वहां से रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। इस तरीके से वेस्टलैंड को भी हम लोग को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद हमको कुछ फिफ्थ पॉइंट में बताते हैं कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। मतलब हम जो हर जगह माइनिंग कर रहे हैं आजकल, ठीक है, तो माइनिंग की एक्टिविटीज पे भी हमको थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। हर जगह हमको माइनिंग नहीं करना चाहिए, अगर बहुत नीड होगा तभी हमको माइनिंग करना चाहिए। इससे भी क्या होगा, लैंड का जो डिग्रेडेशन है उसको हम रोक सकेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, द सिक्स्थ पॉइंट, जिसमें बताते हैं कि हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो लिक्विड होते हैं, उनको हम लोगों को बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ने से पहले, हमारे हमारे लिथोस्फेयर वाले पोर्शन में ड्रेन करने से पहले उसका कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए हम लोगों को। जैसे मान लीजिए आप केमिकल वाला वाटर आपको ड्रेन करना है, तो आप पहले उसको फिल्टर कर लीजिए ताकि उसके जो ज्यादातर जो बुरे इफेक्ट्स है वो फिल्टर हो जाए। उसके बाद आप उसको रिवर में अगर फ्लो भी करवा रहे हैं तो ठीक है, उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो आप उसको पहले फिल्टर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को भी हम लोगों को प्रॉपरली डिस्पोजल देखना पड़ेगा। ठीक है। उनका डिस्पोजल प्रॉपरली हमको करना है विथ सम ट्रीटमेंट, ताकि उससे ज्यादा नुकसान ना हो हमारे अर्थ को। और उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल एज अ रिसोर्स की। देखिए आप जानते हैं जो मिट्टी है, ये मिट्टी हमारा एक रिसोर्स है, हमारा एक साधन है। अगर ये मिट्टी नहीं होती तो हम खेती नहीं कर पाते, हम खेती नहीं कर पाते तो हमारे पास खाने के लिए क्रॉप्स नहीं होती, तो कुल मिला के काफी सारी चीजों का हमारे को नुकसान होता है। तो सॉइल इज एक्चुअली अ रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है। और ये एक मीडियम है जिसकी हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर जगह पे प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। और सॉइल ही क्या करती है, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारी पृथ्वी पर सपोर्ट करती है। सॉइल के बिना सपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स में सॉइल के बारे में कुछ बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में बताते हैं कि सॉइल की अगर आपको इतनी मोटी लेयर भी डेवलप करनी है ना, तो उस लेयर को डेवलप होने में लग जाते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स। तो इससे कितना क्लियर हो रहा है कि सॉइल का डिग्रेडेशन हमको रोकना है, हमारे लैंड का डिग्रेडेशन हमको रोकना है, सॉइल इरोजन को हमको रोकना है, क्योंकि इतनी से लेयर बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं, जैसे कि जब टेम्परेचर में चेंज आता है, या फिर बहते हुए पानी के कारण, बहती हुई हवा के कारण, इवन
ग्लेशियर्स, आपको पता है ग्लेशियर्स जनरली क्या है, फ्रोजन रिवर से जमी हुई नदियां हैं, लेकिन ये जमी हुई नदियां भी ना धीरे धीरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हैं, बहुत धीरे धीरे। इससे भी क्या होता है, हमारा जो लैंड है, हमारी जो सॉइल है, उसमें इरोजन आपको देखने को मिलेगा, लैंड भी आपका ग्लेशियर्स के नीचे वाला जो जमीन का हिस्सा वो भी थोड़ा डिग्रेड होता है। तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनके कारण क्या होता है, सॉइल में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना, लैंड में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट में देखेंगे पेरेंट रॉक और बेड रॉक। तो ये वही रॉक होती है जिसके स्लोली डिग्रेडेशन के कारण सॉइल जो रॉक्स होती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस में, और फिर इनके ऊपर जमने लगती है एक लेयर जिसको हम लोग आज बोलते हैं सॉइल। तो आज भी अगर हम जमीन की अगर हम लोग डीप में अंदर खुदाई करके जाएं तो कुछ डेप्थ के बाद आपको ना बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस देखने को मिलेंगे, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक। और ये जो सॉइल होती है ये नहीं बेड रॉक और पेरेंट रॉक के ही डिग्रेडेशन के कारण, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स में है, उसके बाद ये कन्वर्ट होती है सॉइल में, ठीक है। और पेरेंट रॉक और बेड रॉक के बाद क्लाइमेट असर करता है, वेजिटेशन किसी जगह का, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हो जाती हैं, और टाइम ऑल्सो आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारी चीजें सॉइल के फॉर्मेशन में काफी हेल्प करती हैं। और थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो हमारे आसपास के होते हैं ये भी क्या करते हैं, हमारी सॉइल में काफी चेंजेस कर देते हैं। अच्छा भी असर हो सकता है और बुरा असर भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट में बताते हैं कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक आपको देखने को मिलेगी ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आपका आ जाएगा ह्यूमस, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी सॉइल में आपको देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमस क्या होता है ये अभी बस थोड़ी देर बाद ही हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, की सॉइल्स को अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया है। तो अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, then the soils of India are classified in different types as mentioned below। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलोवियल सॉइल्स के बारे में। एलोवियल बहुत से लोग पहले से ही जानते होंगे कि हमारी अर्थ पर सबसे उपजाऊ अगर कोई मिट्टी है, कोई सॉइल है, तो वो है एलोवियल सॉइल। तो हमारे इंडिया के अनुसार हम जो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन वाला जो एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा एलोवियल सॉइल। अब नॉर्दर्न प्लेन में आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया हो जाएगा। तो नॉर्थ साइड में जो जितनी भी स्टेट्स आती है ये नॉर्दर्न प्लेन के अंडर आती हैं। यहाँ पे आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी इस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और बताते हैं कि ये जो एलुवियल सॉइल आपको इन नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है तीन नदियों के कारण मिलती है। इन तीन नदियों का नाम यहाँ पे बताया गया है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो जब ये नदियां पहाड़ों से बहते हुए आती हैं तो हमारी पहाड़ों के ऊपर से बहुत अच्छी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको लेते हुए आती हैं, और समंदर में ड्रेन होने से पहले ये आसपास के एरिया में उस मिट्टी को डिपॉजिट कर जाती हैं। तो जहां जहां से ये नदियां निकली हैं वहां पे आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। और ये जो सॉइल होती है कहीं कई कई हद तक तो आपको राजस्थान और गुजरात तक भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और एलुवियल सॉइल क्या करती है, हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी आपको देखने को मिलेगी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको डेल्टा जहां पे बनता है, डेल्टा किन नदियों का, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर महानदी की, गोदावरी की, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स की। ये नदियां जब समंदर में मिलती हैं, जब ड्रेन होती है, तो उसके पहले आसपास के एरिया में डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, और इनकी भी जो एलुवियल सॉइल होती है तो डेल्टा वाले रीजन में डिपॉजिट कर देती हैं। तो आपको हमारे इंडिया में ईस्टर्न साइड में कोस्टल प्लेन्स के आसपास जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो होगी एलुवियल सॉइल। और जो एलुवियल सॉइल होती है इसके प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगी सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब आप जानते हैं रेत, तो आप सभी जानते हैं रेत क्या होती है, आप रेत का साइज भी आप समझ सकते हैं, आपने रेत देखी है। जो सिल्ट होता है वो रेत से और छोटे साइज में आता है, और जो क्ले होती है वो बहुत ज्यादा ही फाइन पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो ये तीनों तरह के जो प्रोपोर्शन है आपको यहाँ पे एलुवियल सॉइल में देखने को मिलेंगे, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड थोड़ा बड़ा रहेगा, सिल्ट और आपको छोटा पार्टिकल देखने को मिलेगा, और क्ले तो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। एंड एज वी मूव इनलैंड, जैसा कि बताते हैं अगर हम इनलैंड्स की तरह मूव करें तो रिवर वैलीज के आसपास जो है ना, जहां नदियों की जो घाटियां बनती है आसपास, जहां पे नदियां बहती है ना, नदी बह रही है और उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर वैली। यहाँ पर भी आपको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसका जो साइज होगा, इनमें जो ग्रेन्स होंगे, जो सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह जो होंगे, इनका साइज थोड़ा बड़ा होगा।
और इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, और रिवर वैली में भी आप अपर रीचेस की तरफ जाएं, मतलब थोड़ा ऊंचाई की ओर जाएं, तो वहां पर आपको जहाँ पे ब्रेक होता है स्लोप का, ठीक है, जहाँ पे जो हमारे ढलान है उसका क्या होता है, अंत होता है, वहां पर आपको सॉइल कैसी देखने को मिलेगी, कोर्स, कोर्स मतलब काफी मोटी सॉइल आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये जो एलुवियल सॉइल है जनरली आपको पेडमेंट प्लेन्स में देखने को मिलती है। देखिए पेडमेंट प्लेन्स क्या होता है, जब कोई पहाड़, जैसे हम किसी पहाड़ की बात करें, तो जब पहाड़ की स्टार्टिंग जहां से होती है, जहां से पहाड़ अपना स्लोप लेना स्टार्ट कर देता है, तो पहाड़ के स्लोप स्लोप की स्टार्टिंग के आसपास का जो एरिया होता है ना, पहाड़ के नीचे फुट के पास से उससे उस आसपास के एरिया को हम बोलते हैं पेडमंट प्लेन्स। और ये जो पेडमंट प्लेन्स होते हैं, इनके आसपास क्या होता है, काफी उपजाऊ आपको मिट्टी देखने को मिलती है, जो कि ऑल्सो टाइप ऑफ एलोवियल सॉइल्स। अच्छा होता क्या है, हमारे पहाड़ों के ऊपर से जनरली क्या होता है, छोटे मोटे पत्थर, रॉक्स वगैरह, सॉइल वगैरह फिसल फिसल कर नीचे इकट्ठा होने लगती है, और पहाड़ों के फुट के पास वाला जो पेडमेंट प्लेन वाला जो एरिया होता है, वहां पे काफी उपजाऊ एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे तीन तरह के हम एरियाज देखते हैं। एक का नाम है दुआर्स, एक को हम बोलते हैं कोस, और एक को हम बोलते हैं तेराई। तो यहाँ पे मैंने दो की पिक्चर आपको दिखाई है, तो ये जो द्वार्स वाला जो रीजन है, ये भी पेडमेंट प्लेन्स होते हैं, तो ये जनरली आपको देखने को मिलेंगे असम वाले एरिया में। असम हमारी एक स्टेट है, तो वहां पे आपको फुट हिल्स के आसपास का जो एरियाज देखने को जो मिलेंगे, वो एरियाज भी एलुवियल सॉइल के साथ आपको देखने को मिलेंगे, और उन एरियाज को हमने नाम दिया है द्वार्स, जो कि पेडमेंट प्लेन्स ही है, और असम में पर्टिकुलरली इनको हमने नाम दिया है द्वार्स। और अगर हम बात करें कोस की, तो कोस आपको देखने को मिलेगा पंजाब के आसपास वाली जगह पे। और ये जो दूसरी पिक्चर है, ये हमारी तेराई की पिक्चर है, ये जनरली आपको हमारे उत्तराखंड के आसपास वाले एरिया में इस तरीके का आपको रीजन देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं पेडमेंट प्लेन्स के अंडर आते हैं, लेकिन हमने अलग अलग इंडिया की लोकेशन के हिसाब से इनका नाम क्या कर दिया, बदल दिया है। आसाम में हम लोग इनको द्वार्स के नाम से जानते हैं, पंजाब वाले एरिया में कोस के नाम से जानेंगे, और तेराई जो है वो क्या जो है हमारा उत्तराखंड के आसपास का एरिया। तो यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगी। एंड अब हम लोग देखेंगे सॉइल्स के क्लासिफिकेशन में एलुवियल सॉइल्स को दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसको बंगर सॉइल भी बोलते हैं, एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल, जिसको खादर सॉइल भी बोला करते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल जनरली आपको उस जगह पर देखने को मिलेगी जहां पर कभी ना कभी कोई नदी बहा करती थी, लेकिन आज उस नदी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, आज वो नदी वहां से ना बह के उससे कुछ दूरी से क्या टर्न लेके फ्लो करती है, लेकिन कभी वहां पे बहती थी, इसलिए वहां पे भी ओल्ड एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी। और जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, वो आपको वहां देखने को मिलेगी जहां से प्रेजेंटली अगर कोई नदी अगर कहीं से बह रही है, तो उसके आसपास आपको जो एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, वो रहेगी न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल को खादर भी बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल को बंगार भी बोला करते हैं। अब आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर नई मिट्टी है, नई एलुवियल सॉइल है, तो वो काफी अच्छी मिट्टी होगी, वहां पे आप अच्छी क्रॉप्स उगा सकते हैं, उपजाऊ उसमें आपकी जो क्रॉप्स होंगी उनकी उपज भी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए हमने उसको खादर नाम दे दिया। खादर मतलब खाद, है ना, खाद मतलब खाद हम क्यों डालते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप्स है वो अच्छे से उग पाए, है ना। लेकिन ओल्ड एलुवियल सॉइल में आपको वहां पे उसका नाम हमने दे दिया बंगार, मतलब अब वो उतना हमारे काम की नहीं है, वहां पे उतनी अच्छी खेती हम नहीं कर सकते जितनी कि हम खादर सॉइल में कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बताते हैं कि जो बंगार सॉइल होती है, इसमें जो कंकर पत्थर वगैरह जो होते हैं ना, कंकर नोड्यूल्स, ये आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन खादर में आपको ये देखने को नहीं मिलते कंकर्स वगैरह। और जो खादर सॉइल होती है, इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए जो हमारी खादर सॉइल है, वो बंगार सॉइल से बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। एंड मोस्टली ये जो सॉइल्स होती हैं, इनमें आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे, इनमें आपको देखने को मिलेगा पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। और ये तीन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये इंपॉर्टेंट होते हैं शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, पैडी मतलब हमारा चावल, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स, मतलब दाल वगैरह की जो अलग अलग फसलें होती हैं उनके लिए इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि एलुवियल सॉइल को हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है ये, इसलिए जो एलुवियल सॉइल के आसपास की जो जगह होती है ना, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, और वहां पे आपको डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग भी कहाँ बसना चाहते हैं, जहां पर खेती कर पाए, और खेती वहां पे ऐसी जगह वो देखेंगे जहां पर वो अच्छे से अपनी क्रॉप्स को उगा पाए, तो सबसे अच्छी जगह होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसलिए एलुवियल सॉइल जिस भी जगह पे आपको देखने को मिलेगी, वहां पे पॉपुलेशन भी आपकी बहुत ज्यादा होगी। एग्जांपल, उत्तर प्रदेश हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जिसमें पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन के एरिया में आता है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी, इसलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड भी है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये है हमारी एलुवियल सॉइल की एक पिक्चर।
तो इसको आप देख सकते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लैक सॉइल। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारी जो मिट्टी है इसका रंग आपको ब्लैक देखने को मिलता है, काला रंग रहता है, इसलिए इस सॉइल को हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल। और इस ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, रेगर ब्लैक सॉइल भी इसको बोला जाता है। और अगर आप लोगों को कॉटन की खेती करनी है ना, कॉटन की क्रॉप्स अगर आपको लगानी है, तो कॉटन के लिए सबसे अच्छी जो सॉइल होती है वो होती है ब्लैक सॉइल, इसलिए कभी कभी इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात करें, तो ये जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है इसके लिए जो पेरेंट रॉक मटेरियल होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ये जो सॉइल होती है हमारी जनरली आपको डेक्कन ट्रिप वाले एरिया में देखने को मिलेगी हमारे इंडिया में, जहां पर कभी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले वहां पे क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, जो लावा बाहर निकला था, जिसको जब वो आपका सॉलिडिफाई हो गया तो वहां पे वो लावा जम गया और वहां पे आपका डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था। और इसी डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में आपको सबसे ऊपर जो सॉइल की लेयर देखने को मिलती है वो जनरली होती है ब्लैक सॉइल। फिर आगे यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा महाराष्ट्र प्लेटू वाला जो एरिया है और जो सौराष्ट्र है, महाराष्ट्र के प्लेटूज में सौराष्ट्र एंड मालवा जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। एंड ये आपकी फिर आगे एक्सटेंड होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके गोदावरी और कृष्णा वैलीज तक, मतलब गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जहां से बहती है उसके आसपास भी आपको ब्लैक सॉइल कहीं कहीं देखने को मिलती है। और जो हमारी ब्लैक सॉइल्स होती है ये एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स इसमें देखने को मिलते हैं, जनरली क्लेई पार्टिकल। अच्छा, ये क्ले क्या होती है? क्ले हम बोल सकते हैं चिकनी मिट्टी। ठीक है, क्ले जो होती है चिकनी मिट्टी। अगर आप लोगों ने कभी ब्लैक सॉइल देखी होगी अपनी लाइफ में, तो आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल काफी स्लिपरी भी होती है। ठीक है, अगर उसको हम पानी से गीला गीला करते हैं सॉइल को, तो वो काफी कीचड़ जैसी हो जाएगी और क्लेई मटेरियल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसलिए हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जो हमारी ब्लैक सॉइल है, फिफ्थ पॉइंट में बताते हैं कि ये जो सॉइल होती है ये बहुत न्यूट्रिएंट रिच भी होती है। इसमें जनरली आपको कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसके न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश एंड लाइम देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको फॉस्फोरिक कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको एलुवियल सॉइल में मिल रहे थे। और इस सॉइल में आपको डीप क्रैक्स देखने को मिलेंगे गर्मी के सीजन में, क्योंकि गर्मी के सीजन में क्या होगा, सॉइल का मॉइस्चर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मॉइस्चर हट जाएगा तो फिर वो उसमें आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। और इसके कारण क्या होता है, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। तो गर्मियों में क्या होता है, क्रैक्स भी आ जाते हैं और इससे हमारी सॉइल में प्रॉपर एरेशन हो जाता है, मतलब सॉइल में हवा इंटर होने लगती है आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये आपको पिक्चर में दिख रही है, जैसे कि ये पूरा काली मिट्टी आपको इस पिक्चर में शो हो रही है, तो ये है हमारी ब्लैक सॉइल, इस तरीके की दिखती है हमारी ब्लैक सॉइल। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज रेड एंड येलो सॉइल्स। तो रेड मींस उसका रंग आपको लाल देखने को मिलता है, और कभी कभी येलो भी देखने को मिलता है, पीले रंग की मिट्टी भी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब रेड एंड येलो सॉइल्स। तो जो रेड सॉइल होती है जनरली आपको इग्नियस रॉक्स वाले जो एरियाज होते हैं, जहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेगी। रॉक्स के भी तीन टाइप्स हम जानते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उसमें इग्नियस रॉक्स के आसपास वाली जो एरिया में जो सॉइल देखने को मिलती है वो आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी। और ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पे जनरली लो रेनफॉल होगा, ज्यादा पानी नहीं गिरता, तो ये आपको देखने को मिलेगी दक्कन प्लेटू में, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में। ठीक है, दक्कन प्लेटू में नॉर्दर्न पार्ट में काफी पानी गिर जाता है, वेस्टर्न पार्ट में भी पानी गिरता है, लेकिन दक्कन प्लेटू में जो ईस्टर्न साइड में जो पोर्शन है हमारी जमीन का, सदर्न पार्ट में, उस तरफ इतना पानी नहीं गिरता। तो दक्कन प्लेटू के ईस्टर्न सदर्न पार्ट में आपको रेड और येलो सॉइल देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे लो रेनफॉल होती है। एंड ये जो हमारी येलो और रेड सॉइल होती है, ये आपको उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, मतलब जो हमारा गंगा का जो प्लेन एरिया जो है वहां पे भी कुछ कुछ जगह पे आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी। और जो हमारे वेस्टर्न घाट में जो पेडमोंट जोन है, जो कि पहाड़ों के नीचे वाले जो एरियाज होते हैं वेस्टर्न घाट के आसपास, वहां पे भी आपको कई बार रेड सॉइल देखने को मिलती है। तो आगे बताते हैं कि ये जो सॉइल होती है इसका जो रेड कलर होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इस सॉइल के अंदर आयरन का काफी ज्यादा डिफ्यूजन हो जाता है। आयरन जो कि हमारा एक मिनरल है, ठीक है, आयरन का ज्यादा डिफ्यूजन होने के कारण तो ये हमारी जो सॉइल होती है इसका जो रंग होता है वो थोड़ा रेडिश हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वही बताया कि रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स।
तो जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना, उसमें आयरन का जो डिफ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है, और ये सॉइल भी उन्हीं से कहीं ना कहीं बनी है, उन्हीं के डिग्रेडेशन के बाद। तो यहाँ पे इन सॉइल में आपको रेडनेस देखने को मिलती है। और अगर जो हमारी रेड सॉइल है, अगर इसको हम हाइड्रेटेड, या अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब इसमें पानी की अगर कमी नहीं होगी, तो ये सॉइल का टर्न हो जाएगा कलर किसमें, येलो कलर में। और ये पिक्चर में हम देख रहे हैं लाल मिट्टी किस तरीके से दिख रही है यहाँ पे पिक्चर में। एंड नाउ वी विल डिस्कस लेटराइट सॉइल। तो फर्स्ट पॉइंट में बताते हैं कि वो रीजन जहां पे काफी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी, ऐसे रीजन में आपको देखने को मिलती है लेटराइट सॉइल। और ये जो लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ये होता है लीचिंग, जो कि एक प्रोसेस होती है जो कि हैवी रेन के कारण होती है। और इस प्रोसेस के बारे में सेकंड पॉइंट में बताया गया है। लीचिंग क्या होती है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि हमारी जो जो कोई भी जब सॉइल की हम बात करते हैं, तो सॉइल में जनरली आपको वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि सॉइल के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसी में सॉल्युबल रहते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा पानी गिरता है, तो जो वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो वहां सॉइल से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जो सॉइल की हमारी क्वालिटी होती है वो भी काफी बेकार हो जाती है। और इस तरह की प्रोसेस को हमने नाम दिया लीचिंग। एंड थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करते हैं ह्यूमस की। तो इस सॉइल में जो ह्यूमस का कंटेंट है वो बहुत लो होता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और पर्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी जो ज्यादातर डिकम्पोजर्स कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण। हम सभी जानते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं ज्यादा टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ की सॉइल में प्रेजेंट जो डिकम्पोजर्स हैं, जो कि बैक्टीरियाज होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये जो हमारी सॉइल होती है, इसमें जो ह्यूमस कंटेंट हो जाता है वो काफी कम हो जाता है। और ये जो ह्यूमस होता है, ये क्या होता है, ये होता है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ह्यूमस में आपको आसपास के पेड़ पौधे, डेड लीव्स वगैरह जो होती है, वो काफी टाइम के बाद जो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हमने यहाँ पे नाम दिया डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये उनको डिकम्पोज कर देते हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, बिल्कुल वो लग रहा है जैसे कोई मिट्टी का ही फॉर्म है, लेकिन ये एक्चुअली में ह्यूमस है। और जो ह्यूमस होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो खेत है, हमारी जो जमीन है, उसमें अगर हम फसल उगाएं और बहुत अच्छी फसल हमको चाहिए, तो उसमें ह्यूमस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन लेटराइट सॉइल में ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण इन रीजन में ह्यूमस का फॉर्मेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज्यादा टेम्परेचर के कारण। और आगे बताते हैं कि जो लेटराइट सॉइल होती है, ये जनरली कल्टीवेशन के लायक तभी होगी जब हम लोग इसमें एडुकेट अमाउंट में क्या करेंगे, मैन्योर्स, खाद का यूज करेंगे या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। एंड द लेटराइटिक सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये एसिडिक होगी नेचर में। और इसमें जनरली आपको जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते। कारण ये है कि हेवी रेनफॉल के कारण लीचिंग एक प्रोसेस यहाँ पे हो जाती है। और लीचिंग के कारण क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी सॉइल के वाटर कंटेंट में, तो वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सिक्स पॉइंट में ये जो सॉइल है कहाँ कहाँ पाई जाती है वो बताया गया है। तो ये आपको मिलेगी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी कई हिस्सों में आपको ये लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, और उड़ीसा और आसाम के हिली एरियाज में। तो ये हमको याद रखना होगा। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो सॉइल होती है ना, ये दो तरह के फॉरेस्ट को बहुत सपोर्ट करती है। एक होता है डेसिडियस फॉरेस्ट और एक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर आपको टी और कॉफी का कल्टीवेशन करना है, तो काफी अच्छी है मिट्टी, वहां पे यूज कर सकते हैं हम। नाइन्थ पॉइंट में जो हमारी रेड लेटराइट सॉइल होती है, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, मतलब काजू वगैरह की कल्टीवेशन के लिए। लेटराइट सॉइल में भी जिसमें थोड़ा लाल रंग सा आपको देखने को मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं रेड लेटराइट सॉइल। तो कैश्यू नट के लिए आपको ये काफी इंपॉर्टेंट दिखती है यहाँ पे। एंड इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसी दिखती है हमारी लेटराइट सॉइल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस एरिड सॉइल्स। तो क्या होती हैं एरिड सॉइल्स? तो फर्स्ट पॉइंट में बताते हैं कि इसका जो रंग होता है, इस तरह की जो मिट्टी होती है उसका रंग होता है रेड से लेके ब्राउन के बीच में आपको इसका रंग देखने को मिलेगा। ये जो सॉइल है जनरली इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है, काफी रेतीली मिट्टी होती है ये। और इसका नेचर भी सेलाइन होता है, मतलब काफी इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी मिली रहेगी इस मिट्टी में। एंड इन सम एरियाज यहाँ पे बताते हैं कि जो सॉल्ट कंटेंट होता है इस मिट्टी में वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इस मिट्टी की हेल्प से क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं पानी का, और इससे वो लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉमन सॉल्ट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। एंड थर्ड पॉइंट में कहते हैं जो हमारी एरिड सॉइल है, इसमें भी आपको ह्यूमस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे भी दिस सॉइल लैक्स ह्यूमस, जो कि अभी हमने देखा ह्यूमस क्या होता है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो कि डिकम्पोजर्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट्स की लीव्स वगैरह को डिकम्पोज करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारी खेती की पावर को क्या कर देती है, बहुत एनहेंस कर देती है।
ठीक है, और इसमें मॉइस्चर भी आपको काफी कम देखने को मिलता है हमारी एरिड सॉइल में, क्योंकि सूखे एरिया में, रेगिस्तान जैसे एरिया में सॉइल आपको देखने को मिलती है। और फोर्थ पॉइंट में बताते हैं कि अगर लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल की अगर हम बात करें, मतलब देखिए जो हमारी सॉइल होती है ना, जब हम लोग खुदाई करेंगे जमीन की, तो शुरू में कुछ जो मिट्टी दिखेगी उसका रंग आपको अलग देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप मिट्टी निकालेंगे और गहरा गड्ढा खोद के, तो मिट्टी के जो रंग होते हैं उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं रंग को हमने ना जनरली होराइजन में डिवाइड करके रखा है। तो जब आप और नीचे तक पहुंच जाएंगे, लोअर होराइजन तक, काफी नीचे की मिट्टी निकालेंगे उस एरिया से, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंकड़ देखने को मिलेंगे, कंकड़ पत्थर जो होते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोअर होराइजन के आसपास की जो मिट्टी होती है ना, हमारी काफी नीचे में जो मिट्टी होती है जमीन पर, तो उसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए कंकड़ लेयर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है बॉटम होराइजन में। इसके कारण क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर में क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। पानी मतलब नीचे तक अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता, नहीं पहुंच पाता, उसके नीचे नहीं जा पाता पानी। तो ये कंकड़ पत्थर पानी के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं। एंड इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन इज द डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, मतलब हमारी सॉइल में जब पानी अंदर डाउनवर्ड एंट्री लेता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ये जो सॉइल है ये है हमारी एरिड सॉइल। एंड नाउ वी विल सी अबाउट फॉरेस्ट सॉइल्स। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट सॉइल मींस जो सॉइल आपको जंगल के एरिया में देखने को मिलती है। तो ये जो सॉइल होती है जनरली आपको हिली और माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलेगी, और कभी कभी हिमालय के भी कुछ बर्फीले इलाकों में ऐसी सॉइल देखने को मिलती है। बस वहां पे इस सॉइल ने क्या एक्सपीरियंस किया है, कुछ डेनुडेशन को एक्सपीरियंस कर लिया है, और थोड़ी एसिडिक हो गई है, और वहां पे जो हमारा ह्यूमस है वो भी थोड़ा लो क्वांटिटी में हैगा। ह्यूमस अभी हम कई बार देख चुके, तो ह्यूमस मतलब डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो हमारी फॉरेस्ट सॉइल होती है, ये आपको फर्टाइल देखने को कहाँ मिलेगी, रिवर टेरेसेस के पास। जिस भी एरिया के पास से नदी बहती है ना, और वहां पे अगर मान लीजिए फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने को मिलती है, तो वहां पे ये सॉइल काफी आपको फर्टाइल देखने को मिलेगी। और अब हमको यहाँ पे मैप में बताया है कि द मैप बिलो शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। तो इस मैप को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, पहले उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब हमारे सॉइल का जो कवर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेनुडेशन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जियोलॉजी के अकॉर्डिंग डेनुडेशन की जो डेफिनेशन बताई है उसमें बताते हैं कि द प्रोसेस जिसके कारण क्या होगा, हमारे अर्थ के सरफेस का वेयरिंग अवे होने लगेगा। मतलब हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो धीरे धीरे हल्का हल्का डिस्ट्रॉय होने लगेगा, ठीक है, उसमें कुछ डैमेज आपको देखने को मिलता है। और ये किसके कारण होता है, बहते हुए पानी के कारण, बाय आइस, बाय विंड, बाय वेव्स, लीडिंग टू अ रिडक्शन इन एलिवेशन एंड इन रिलीफ ऑफ लैंड फॉर्म्स। मतलब उससे क्या होगा, हमारे किसी भी पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, जो एलिवेशन होगा वो कम हो जाएगा, और लैंड फॉर्म्स के जो अलग अलग तरह के जो रिलीफ आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेटूज है, तो ये भी आपको इनमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सब होता है डेनुडेशन के कारण, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जनरली जो सॉइल इरोजन है ना, वो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनके कारण हो रहा है। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की। मतलब आप पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, आप जंगलों को काटते जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, पेड़ जब कट जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे पेड़ होते हैं इनकी जो रूट्स होती है ना, ये सॉइल को बिल्कुल बांध कर रखती है, चाहे कितनी भी तेज पानी बहे, चाहे कितनी भी तेज हवा चले, अगर वहां पे पेड़ लगे हुए हैं तो ये जो सॉइल है इसका इरोजन नहीं हो सकता, है ना। ओवर ग्रेसिंग के कारण भी जनरली आपको सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो। और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जगह जगह माइनिंग कर रहे हैं, सॉइल इरोजन इसके कारण भी होता है। और कुछ ऐसे नेचुरल फोर्सेस भी हैं, जैसे कि विंड हो गया, ग्लेशियर हो गए, वाटर हो गए, इनके कारण भी क्या होता है, सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। सॉइल इरोजन जनरली आपको कभी कभी क्या होता है, अगर हम गलत तरीके से किसानी करें, मतलब खेती करें, फार्मिंग करें, तो भी आपको गलत मेथड्स का यूज करने के कारण आपके आसपास का जो एरिया है वहां पे सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। एंड नाउ वी विल सी गली इरोजन। यहाँ पे बताते हैं द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल। मतलब जो हमारी क्लेई सॉइल होती है ना, जो उसके ऊपर से जब पानी बहता है तो वो उसको कट करने लगता है, और फिर वहां पे डीप चैनल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इन चैनल्स को हम लोग नाम देते हैं गलीज। इसको अभी हम एक पिक्चर में देखेंगे। इस जगह पे आप लोग खेती नहीं कर सकते, और ऐसी जगह को हम जनरली बोलेंगे बैड लैंड। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो गली इरोजन है, सॉइल इरोजन में सबसे खतरनाक अगर कोई इरोजन अगर देखने को मिलता है तो वो होता है गली इरोजन। गली इरोजन अगर
कोई सॉइल का गली इरोजन हो जाता है तो फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल इंटेंस फॉर्म होता है सॉइल इरोजन का, गली इरोजन। और चंबल एरिया जो है हमारे मध्य प्रदेश में, इंडिया में, वहां पे आपको गली इरोजन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड जैसे कि ये अभी हम पिक्चर देख रहे हैं, चंबल के बीहड़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ जमीन हो गई है, कहीं पे बहुत ऊंची जमीन देखने को मिल रही है, बीच में आपको गड्ढे दिखने को मिल रहे हैं। अब ऐसी जमीन पे आप क्या खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली वेस्ट हो चुकी है पूरी लैंड। और सबसे खतरनाक फॉर्म होता है ये सॉइल इरोजन का, गली इरोजन। उसके बाद हम बात करेंगे शीट इरोजन की। ये उतना ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाता है। तो शीट इरोजन में बताते हैं कि जब वाटर फ्लो करता है एक शीट की तरह ना, काफी बड़े एरिया पे जब पानी बहता है, तो क्या होगा वहां पे भी, क्या होगा, आपको जो टॉप सॉइल होती है वो वहां की क्या हो जाएगी, वॉश अवे हो जाएगी, टॉप सॉइल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और वहां पे आपको देखने को मिलेगा शीट इरोजन। तो जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे जिस जिस जगह पे घास आपको दिख रही है वहां पे इरोजन नहीं हुआ है, लेकिन जहां पे आप देख रहे हैं ना ब्राउन कलर की जो मिट्टी क्लियर आपको दिख रही है, यहाँ की सॉइल का इरोजन हो चुका है, यहाँ की सॉइल की क्वालिटी खराब हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे घास का उगना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से दिखता है हमारा शीट इरोजन। और एंड में हम लोग बात करेंगे विंड इरोजन की। सबसे कॉमन जो इरोजन होता है, जनरली आपको कई जगह देखने को मिल जाता है, बहुत तेज अगर हवा चलेगी और वहां पे अगर सॉइल ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल पेड़ वगैरह नहीं लगे हुए हैं, जंगल वगैरह नहीं है, बिल्कुल खाली सिर्फ सॉइल सॉइल आपको देखने को मिलती है, तो हवा की स्पीड के साथ साथ, तेज फ्लो के साथ साथ ये सॉइल भी उड़ के शिफ्ट होने लगती है एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो जिस एरिया से सॉइल उठ जाती है वहां पे आपको देखने को मिलेगा विंड इरोजन, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। तो सॉइल का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इरोजन को स्टार्टिंग में ही रोक लिया तो एटलीस्ट हम लोग गली इरोजन तक की कंडीशन नहीं होने देंगे, है ना। ढलान से जब पानी बहता है तो वो मिट्टी को बहाता हुआ ले जाता है, लेकिन अगर हम लोग वहां पे क्या कर देंगे, कॉन्टूर फ्लोइंग कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, जब पानी वगैरह गिरेगा तो मिट्टी का इरोजन नहीं हो पाएगा, सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये कॉन्टूर फार्मिंग के बारे में बताया, कॉन्टूर फ्लोइंग के बारे में यहाँ पे बताया। आपको देखिए स्टेप्स का फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और इसी की तरह एक और होता है टेरेस कल्टीवेशन। और टेरेस कल्टीवेशन भी क्या करता है, सेकंड नंबर पे जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करेंगे, हम बिल्कुल टेरेस की तरह ही इसको बिल्कुल जितने भी हमारे स्टेप्स होंगे उनको सबको हम एक जैसा ही बना के रखेंगे, ठीक है। और जो हमारे कॉन्टूर ब्लोइंग में क्या होता है, हम लोग ना नेचुरल जो हमारा किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जो नेचुरल व्यू होता है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करते। लेकिन जनरली जो टेरेस कल्टीवेशन होता है उसमें हम लोग पूरे व्यू को ही बदल देते हैं उस पर्टिकुलर जगह का, और ऐसे कुछ टेरेस का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो टेरेस कल्टीवेशन है ये आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल हिमालयाज में और वेस्टर्न एरिया में हमारे इंडिया में, ठीक है। एंड इन द कॉन्टूर प्लॉइंग हम लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल व्यू होता है किसी भी जगह का उसको हम लोग ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाते हैं, नेचुरल व्यू को मेंटेन करते हैं, उसके बाद हम ऐसे स्टेप्स का फॉर्मेशन करते हैं। और टेरेस कल्टीवेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, टेरेस कल्टीवेशन में हम लोगों ने कंप्लीटली नेचुरल व्यू को भी चेंज कर दिया और टेरेस का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये दोनों ही काफी इफेक्टिव वेज हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। और उसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में। तो यहाँ पे बताते हैं कि अ, अगर आप बहुत बड़े खेत की अगर हम बात करें तो हम उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जगह पे आपको स्ट्रिप देखने को मिलेगी, एक पट्टी आपको देखने को मिलेगी जहां पे आपने सिर्फ क्रॉप्स उगाई है, उसके जस्ट बाद एक पट्टी आपको देखने को मिलेगी जहां पे आपने क्रॉप ना उगा के सिर्फ घास को उगने दिया है। फिर आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से एक बड़े एरिया में वो लैंड आपका ऐसे दिखने लगेगा। इसमें आप देख सकते हैं जो ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं, ये जनरली यहाँ पे आपको क्रॉप्स उगाई गई हैं, और जो ग्रीन पोर्शन है वहां पे क्रॉप्स नहीं उगाई है, वहां पे सिंपली घास आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, क्योंकि जो हमारी विंड का अगर बहुत तेज फ्लो होता है ना, तो वो फ्लो काफी डिस्टर्ब हो जाता है, बीच में क्रॉप्स आ जाती हैं, फिर प्लेन एरिया आ जाता है, फिर क्रॉप्स आ जाती हैं, फिर प्लेन एरिया घास वाला एरिया आ जाता है, तो विंड की स्पीड को हम रिड्यूस कर पाते हैं और सॉइल इरोजन को रोक पाते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में। एंड नाउ वी विल सी शेल्टर बेल्ट्स। तो क्या होते हैं ये शेल्टर बेल्ट्स, अब हम उसको देख लेते हैं। तो ये जो शेल्टर बेल्ट्स हैं ये क्या करते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए वहां पे क्रॉपिंग भी करते हैं, हम वहां पे खेती वगैरह भी करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में ना लाइंस बना देंगे बिल्कुल पेड़ों की। इसके कारण क्या होगा, जब बहुत तेज हवा का फ्लो आएगा ना, तो वो पेड़ों से टकराएगा, तो हवा का फ्लो टूट जाएगा, और उसके बाद जो हमारी क्रॉप्स वगैरह रहेंगी ना, तो उनको डैमेज भी नहीं होगा, और उनके आगे की सॉइल को भी क्या नहीं होगा, इरोजन भी नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।